हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, हम 9th क्लास में आपको 7 लेसन गृह विज्ञान में करा चुके हैं। अब हम 8वें लेसन पे वायु के विषय में बताएंगे कि शुद्ध वायु का क्या महत्व है। इस विषय में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे या इस लेसन में आपको हम बताएंगे। तो लेसन का नाम है हमारा वायु, शुद्ध वायु का महत्व तथा संबंध। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इसके विषय में आपको बताते हैं। बच्चों, शुद्ध वायु का होना बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि शुद्ध वायु से ही जब हम शुद्ध वायु लेते हैं तब ही हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। अगर हम प्रदूषित वायु ग्रहण करते हैं तो हमारा उससे जो है हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। शुद्ध वायु में बच्चों ऑक्सीजन जो है, जब वायुमंडल में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होती है तो हम शुद्ध वायु ले पाते हैं। लेकिन अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य जो गैसें हैं उनकी मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो वायु प्रदूषित हो जाती है। वायु प्रदूषित होने के भी बहुत सारे कारण हैं जो हम इसमें आपको समझेंगे। ये हैं वायु से सभी परिचित हैं। भले ही वे वायु को देख नहीं सकते, परंतु प्रत्येक व्यक्ति हर क्षण वायु का अनुभव एवं सेवन करता रहता है। प्राणी, वनस्पति और एवं अनेक महत्वपूर्ण क्रियाओं का अस्तित्व ही वायु पर निर्भर करता है। यदि कहा जाए कि यह सृष्टि ही वायु पर निर्भर है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। मनुष्य भी वायु के अभाव में जीवित नहीं रह सकता। प्रश्न यह उठता है कि वायु है क्या? बच्चों, वायु तो हमारे जीवन का एक अंग है। बिना वायु के जीवन संभव नहीं है। हम बिना पानी के कुछ घंटे रुक सकते हैं, बिना खाने के बिना हम रुक सकते हैं, 2 दिन भी रुक सकते हैं। लेकिन अगर हमें वायु ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले तो हमारे लिए जीवन असंभव हो जाएगा। वो हमें लगातार ऑक्सीजन हमें चाहिए। तो वायु जो ऑक्सीजन है वो हमारे जीवन का मुख्य अंग है। बिना उसके हमारा जीवन संभव नहीं है। वास्तव में वायु कुछ गैसों का मिश्रण है। यह मिश्रण रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है। वायु के कुछ भौतिक गुण होते हैं। इसमें भार होता है, दबाव डालती है, फैल सकती है, संकुचित हो सकती है, विसरण का भी गुण पाया जाता है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक व्यापक क्षेत्र में हर समय रहती है। इस क्षेत्र को वायुमंडल कहा जाता है। यह जान लेने के उपरांत कि वायु कुछ गैसों का मिश्रण है, यह भी जानना अनिवार्य है। इसमें कौन कौन सी गैसें विद्यमान हैं ये हम इसमें वायु के संगठन के माध्यम से बताएंगे। बहुत समय पहले वायु को एक तत्व समझा जाता था और उस समय वायु की गिनती 5 मुख्य तत्वों में की जाती है। कौन कौन से? वायु की जो मुख्य गैसें हैं वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इन 2 गैसों के अतिरिक्त वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्गन तथा जलवाष्प भी विद्यमान होते हैं। वायु का लगभग 5वां भाग ऑक्सीजन होता है। वायु में जो ये सभी गैसें विद्यमान होती हैं उनकी कितनी मात्रा होती है ये हम इसके माध्यम से आपको बताएंगे। बच्चों, ऑक्सीजन जो है वो 20.95% होती है। बाकी और अन्य गैसें होती हैं जो, ठीक है। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। कौन सी होती है? नाइट्रोजन। वायु में पाए जाने वाली विभिन्न गैसों का संलग्न यहाँ पे आपको इसमें चित्र के माध्यम से समझाया गया है कि कौन सी गैस कितनी % होती है वायुमंडल में। वायुमंडल में इन गैसों के अतिरिक्त अल्प मात्रा में धूल, वनस्पति
तथा पराग के कणों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जीवाणु भी पाए जाते हैं। वास्तव में इस मिश्रण में उपयुक्त वर्णित गैसों की मात्रा का अनुपात भिन्न भिन्न स्थानों पर थोड़ा बदलता रहता है। वायु के संगठन का पूर्ण परिचय प्राप्त करने हेतु इसके मुख्य घटक इस प्रकार। पहला है बच्चों ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। ऑक्सीजन शुद्ध वायु में लगभग 21% ऑक्सीजन, बताया था मैंने जैसे 20.95%, यानी लगभग 21% ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। यह गैस सभी प्राणियों के जीवन के लिए आवश्यक होती है। ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है जो समस्त प्राणियों के जीवन हेतु के लिए आवश्यक है। अतः यह एक सक्रिय गैस है और अनेक गैसों की से शीघ्रता के साथ क्रिया करती है। जो ऑक्सीजन गैस होती है वो अन्य गैसों के साथ मिलकर शीघ्र ही क्रिया करती है। यह सभी वस्तुओं के जलने में सहायक होती है तथा गंदगियों को जलाकर वायुमंडल को शुद्ध करने का कार्य भी करती है। इसके अभाव में स्थिति में ज्वलन क्रिया संभव नहीं है। यह तब अन्य तत्वों से क्रिया करती है और विभिन्न ऑक्साइड बनते हैं तथा इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो बच्चों ऑक्सीजन तो सभी के लिए आवश्यक है, चाहे वो जीव जंतु हों, चाहे मानव हो या पेड़ या पशु पक्षी। ये इसका कोई स्वाद नहीं है, कोई गंध नहीं है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो गैस है वो वस्तुओं के जलने में भी सहायक होती है। ये आपने कक्षा 8 में साइंस में भी पढ़ा होगा, विज्ञान में। तो जो इन तत्वों से क्रिया करते हैं, ज्वलन क्रिया होती है, उससे जो है क्या इस क्रिया को क्या कहते हैं हम? ऑक्सीकरण। प्राणी शरीर की विभिन्न क्रियाओं में भी ऑक्सीजन का उल्लेखनीय योगदान रहता है। हमारे शरीर को गर्म रखने तक का कार्य ऑक्सीजन ही करती है। जो हमारा शरीर गर्म फील होता है ना, तो ये कार्य कौन करती है? ऑक्सीजन। इसके अतिरिक्त इससे ही सारा शरीर शक्ति ग्रहण करता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं शरीर के अंदर, उस भोजन का ज्वलन भी इसके द्वारा ही होता है। ज्वलन के बाद ही हमारा भोजन हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए हम निरंतर सांस लेते रहते हैं, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी निष्कासित करते हैं। हमारे रक्त के शोधन में भी सहायक होती है। रक्त के शोधन से मतलब है बच्चों रक्त को साफ करना, खून को साफ करना। तो ऑक्सीजन एक उपयोगी और महत्वपूर्ण गैस है। तो भोजन पाचन में भी, पाचन क्रिया में भी सहायक होती है ये, है ना, और खून को साफ करने में भी ये सहायक होती है। फिर है बच्चों नाइट्रोजन। वायु में मिश्रित दूसरी गैस नाइट्रोजन है। वायु में बहुत अधिक मात्रा इसकी होती है। मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वायुमंडल में वो नाइट्रोजन गैस में होती है। यह ऑक्सीजन के विपरीत गुणों से युक्त होती है। यह गैस वायुमंडल में ऑक्सीजन की तीव्रता और क्रियाशीलता को घटाती है। यह गैस जलने की क्रिया को रोकती है। ऑक्सीजन जलाती है तो यह क्रिया को रोकती है जलने की। वायु में इसकी उपस्थिति ही वायु को श्वास लेने के लिए उपयुक्त बनाती है, क्योंकि श्वास लेने के लिए जो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये नाइट्रोजन की उपस्थिति उसे उपयुक्त बनाती है। यदि वायु में नाइट्रोजन न हो तो सांस लेने से हमारे फेफड़े ही जल जाएंगे। समझ आ रही बच्चों? मतलब जो नाइट्रोजन है वो क्या करती है, वो सांस लेने की वो ज्वलन क्रिया को समाप्त करती है। तो इसीलिए यह सांस लेने में भी ये सहयोगी होती है। यह भी स्वयं में एक गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन गैस होती है तथा पानी के में अति अल्प मात्रा में घुलनशील होती है।
हमारे लिए नाइट्रोजन गैस का मुख्य उपयोग यह है कि ऑक्सीजन की तीव्रता कम होती है। फिर है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अल्प मात्रा में पाई जाती है। कितनी? 3%। यह भी एक रंगहीन गैस है। इसमें गंध और हल्का सा स्वाद होता है। यह गैस विभिन्न वस्तुओं के सड़ने, गलने और जीवधारियों के शोषण की परिणाम स्वरूप बनती रहती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों से ही भारी होने के कारण वायुमंडल में गहरे स्थानों पर एकत्रित हो जाती है, मतलब इसका वजन अधिक होता है। कुएं तथा गहरी खानों में गैस की मात्रा अधिक होती है, तभी तो आपने देखा होगा ना वहाँ दम घुटने लग जाता है। यह गैस जीवधारियों के जीवित रहने में तो सहायक नहीं होती, परंतु पेड़ पौधों के लिए यह बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यानी पेड़ पौधों के लिए, जिस तरह मानव के लिए ऑक्सीजन जीवन रक्षक है, तो पेड़ पौधों के लिए कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य के प्रकाश में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। यह गैस चूने के पानी को दूधिया और नीले लिटमस को लाल कर देती है। ऑक्सीजन के विपरीत कार्बन डाइऑक्साइड के जलने की क्रिया में बाधक होती है, तो आग को बुझाने के लिए भी इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। यह डबल रोटी आदि बनाने हेतु भी, यानी खमीर बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इसके अतिरिक्त जो गैसें हैं, यानी अन्य गैसें कौन कौन सी हैं? 3 अन्य गैसें हैं बच्चों। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त जो अन्य गैसें हैं, वायु में कुछ अन्य गैसें जो अल्प मात्रा में पाई जाती हैं, वे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम आदि। इन गैसों में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अत्यधिक विषैली होती है, जो हानिकारक भी होती है। यह गैसों के भी, अन्य गैसों के भी अपने गुण होते हैं, परंतु वायु में इनकी बहुत ही मात्रा कम होती है, इसीलिए कोई खास प्रभाव इन पर इनका नहीं होता है, हम नहीं देख पाते। फिर है बच्चों जलवाष्प। तो वायुमंडल में इन गैसों के अतिरिक्त जलवाष्प भी होते हैं। वायु में जलवाष्प भी अल्प मात्रा में सदैव ही विद्यमान रहते हैं, जो समय समय पर घटती बढ़ती रहती है। यदि वायुमंडल का तापमान घट जाए तो जलवाष्प की मात्रा भी घट जाती है। इसके विपरीत तापमान के बढ़ने से जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। इसका प्रभाव वायु पर 2 प्रकार से पड़ता है। यह वायु को नम और ठंडा बनाने में योगदान देती है। इसके अतिरिक्त इसके कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन की तीव्रता भी कम होती है। परंतु यदि वायु में इसकी मात्रा बढ़ जाए तो वायु भारी हो जाती है, क्योंकि पानी जो जलवाष्प क्या है? पानी की बूंदें। तो वायु इसमें जो है वायु जो है वो वजन में भारी हो जाती है। वायु में नमी बढ़ जाने से इसमें अनेक प्रकार के रोगों के जीवाणु उत्पन्न होने लगते हैं, इसलिए वर्षा ऋतु में अनेक प्रकार के रोग पनपने लगते हैं। तो वायु में जलवाष्प तो हम आम देखने को मिलते ही हैं। जब टेम्परेचर अधिक बढ़ जाता है तो क्या होता है, जो समुद्र नदियों का पानी है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है और वो जो है जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो कि हमारे वायुमंडल में मिक्स हो जाता है। फिर है शुद्ध वायु एवं स्वास्थ्य, यानी शुद्ध वायु का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है, कितना आवश्यक है शुद्ध वायु का होना स्वास्थ्य के लिए, ये हम इसमें आपको बताएं। समस्त प्राणियों के स्वास्थ्य के लिए शुद्ध वायु सर्वाधिक आवश्यक है। प्राणी मात्र के लिए श्वसन क्रिया अनिवार्य है। श्वसन क्रिया में हम वायु को क्या करते हैं? अंदर खींचते हैं और बाहर निकालते हैं, यानी ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इससे क्या है कि वायुमंडल में गैसों का संतुलन बना रहता है, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इस तरह से वायु में जो गैस का संतुलन है वो बना रहता है। इसीलिए ही वायु शुद्ध रहती है और हमें स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहती है। शुद्ध वायु ही हमारे जीवन का आधार है।
इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। फिर है संवातन का क्या अर्थ है। प्राणी मात्र के जीवित रहने तथा स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वायु होनी अनिवार्य है। विभिन्न कारणों से हमारे पर्यावरण में की वायु निरंतर अशुद्ध व दूषित होती रहती है। पर्यावरण से में वायु को दूषित करने वाले कारक बहुत सारे होते हैं, जिनके कारण से हमारी वायु प्रदूषित होती है। वहीं कुछ ऐसे प्राकृतिक कारक भी निरंतर कार्य करते रहते हैं, जिनके प्रभाव से अशुद्ध वायु शुद्ध होती रहती है। इस प्रकार पर्यावरण में पर्याप्त मात्रा में शुद्ध वायु उपलब्ध होती रहती है, तभी व्यक्ति जो है श्वसन क्रिया उसमें कर पाता है। मनुष्य अपना अधिकांश समय अपने घर या किसी भवन में व्यतीत करता है, जो बंद एवं आच्छादित होते हैं। भवन के अंदर रहने वाले व्यक्तियों के श्वसन और अन्य दैनिक क्रियाकलापों के कारण वहाँ की वायु बड़ी तेजी से ही दूषित होती है। इस स्थिति में भवन के अंदर की दूषित वायु को निकालने और उसके स्थान पर शुद्ध वायु के प्रवेश की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए बच्चों? इसके लिए घरों में खिड़कियां, दरवाजे और वेंटिलेटर आदि की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि घर के अंदर जो है अशुद्ध वायु बाहर जाए और शुद्ध वायु अंदर आ सके। किसी आवासीय स्थल पर अशुद्ध वायु के निष्कासन और बाहर से शुद्ध वायु के आगमन की समुचित व्यवस्था ही संवातन कहलाती है। तो ये एक क्वेश्चन बनता है बच्चों कि संवातन क्या होता है। ठीक है, संवातन के परिणाम स्वरूप ही किसी आवासीय स्थल में निरंतर शुद्ध वायु उपलब्ध होती रहती है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से संवातन की समुचित व्यवस्था अति आवश्यक है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्तियों को श्वसन के लिए शुद्ध वायु उपलब्ध होती है और विभिन्न रोगों के जीवाणु पनपने नहीं पाते। समुचित संवातन की उचित व्यवस्था होने पर ही घर या किसी भवन के अंदर सीलन या दुर्गंध नहीं होने पाती। जब वहाँ पर वायु का आवागमन होता रहता है तो वहाँ पर सीलन नहीं रहती। ठीक है बच्चों, अब आज यहीं तक। इससे आगे संवातन का सिद्धांत हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।